हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। माना ही मेरी वीडियो थोड़ी लेट आ रही है। एक्चुअली हुआ क्या था कि थोड़ा मैं अपने वर्किंग लोड की वजह से थोड़ा सा बिजी हूँ अपने प्रोफेशनल करियर में, तो उसकी वजह से थोड़ा कम टाइम दे पा रहा हूँ। अ, और लास्ट जो मैंने वीडियो बनाई थी काफ़ी लेंथी हो गई थी, बट मैं चाह रहा था कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रैप अप कर सकूँ एक बारी में, तो उससे थोड़ी वीडियो लंबी हो गई। बट मैं आगे से रेगुलर वीडियो अपलोड करूँगा, साथ ही साथ थोड़ा जैसे मैंने बोला था कि मैं वीडियोस का लेंथ कम रखूँगा ताकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूँ। तो ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आज का हम प्रोसीड आगे करते हैं। तो इसमें आज हम क्या करेंगे, मैंने आपको बूटस्ट्रैप के बारे में बताया था कल लास्ट वीडियो में कि बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी क्या हेल्प करती है। तो बेसिकली वो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन हमारी क्रिएट करने में हेल्प करती है। उसके प्री डिफाइंड कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी क्लासेस यूज़ करके हम एक वेल स्ट्रक्चर्ड लेआउट मतलब यूज़ कर सकते हैं विदाउट राइटिंग द एक्स्ट्रा मीडिया क्वेरी फॉर द रिस्पॉन्सिव डिज़ाइंस। सो बूटस्ट्रैप को यूज़ करके हम ये चीज़ फंक्शनैलिटी यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम उस चीज़ को आगे प्रोसीड करेंगे। आज हम क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप कुछ कंपोनेंट्स लेंगे लाइक फॉर्म, जिसके थ्रू हम डाटाबेस का यूज़ करके वैल्यू सेव करेंगे यूज़र से इनपुट लेके उस फॉर्म से, और उस वैल्यूज़ को दिखाएंगे। और जो हम सर्वर साइड लैंग्वेज यूज़ करेंगे वो पीएचपी यूज़ करेंगे, क्योंकि पीएचपी मोस्ट वाइडली यूज होती है लैंग्वेज वेब डेवलपमेंट के लिए। सो बेसिकली और इजी टू लर्न होती है। तो इसलिए हम पीएचपी से पहले आपके कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे कि एक्चुअली कर्ड ऑपरेशन चलता कैसे है, डाटा ट्रांसफर कैसे होता है एक फॉर्म से और डाटाबेस में कैसे जाता है। तो वो प्लेटफॉर्म का सेट हो जाएगा। बाकी इसी चीज़ को हम मैंने बताया था आगे जाके हम जावास्क्रिप्ट में यूज़ करेंगे, जिसमें हम फ्रंट एंड एचटीएमएल रिएक्ट करेंगे, बैक एंड के लिए नोड करेंगे, और मोंगोडीबी हम डाटाबेस की तरह यूज़ करेंगे एज माइस्क्वेल की जगह। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये मेरे कुछ पहले के एचटीएमएल पड़ा हुआ था, मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो पहले हम एक कुछ लेआउट ले लेते हैं। तो सबसे पहले पीएचपी के लिए आपको जैम डालना पड़ेगा अपने लोकल सिस्टम पे। तो इस तरह का आपको कुछ एक स्टार्टिंग जैम को स्टार्ट करने का कंट्रोलर मिल जाएगा, जिसको आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ रन करनी है, अपाचे और माई सीक्वल। तो बेसिकली अपाचे जब आप स्टार्ट करोगे तो पीएचपी का जो फोल्डर होता है, वो फोल्डर का पाथ भी बता देता हूँ मैं। जहाँ भी आप इंस्टॉल करोगे मेनली सी पे जाता है, तो सी पे आपका जैम का फोल्डर बनेगा, उसके अंदर एस टी डॉक्स होता है। तो एस टी डॉक्स के अंदर आप कोई भी प्रोजेक्ट का अपना फोल्डर क्रिएट कीजिए और अपाचे स्टार्ट कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका यूआरएल जो बनेगा वो बनेगा लोकल होस्ट स्लैश आपके फोल्डर का नाम। तो इससे आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो अपने उस फोल्डर को और उसके अंदर की फाइल्स को। माई डाटाबेस को यूज करने के लिए आप माई सीक्वल वाले एक्शन को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आपके दोनों जब स्टार्ट हो जाएंगे सक्सेसफुली इस तरह, तो आपका चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही हम लोकल होस्ट खोल लेंगे अपना php माई एडमिन। ऐसे अगर खुलता है लोकल होस्ट php माई एडमिन। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका जो बनेगा फोल्डर, आप कैसे एक्सेस करोगे, हिस्ट्री डॉक्स के अंदर जो भी आपका फोल्डर होगा, आपको क्या करना है, सिंपल सा कुछ नहीं करना, लोकल होस्ट लिखना है, स्लैश फोल्डर का नाम लिख देना है। तो इंडेक्स डॉट पी एच पी लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडेक्स डॉट पी एच पी फाइल जो है वो ऑटोमेटिक ही सबसे पहली फाइल जो होती है जो ब्राउजर उसको पिकअप करता है। अगर फोल्डर है आपके अंदर, उसके अंदर 5 फाइल्स पड़ी है, इंडेक्स, एबीसी मतलब अबाउट डॉट पी एच पी या एबीसी डॉट पी एच पी, तो बाकी आप सबको लिए आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा फोल्डर के बाद फाइल का नाम, बट इंडेक्स के लिए आपको नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो मैंने पीएचपी फाइल बना दी है, उसका पीएचपी एक्सटेंशन होता है। तो एक छोटा सा लेआउट सा सेट किया है मैंने, जो आपको पता ही है। अब मैं बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट में जाता हूँ। यहाँ से मैं कंपोनेंट्स ले सकता हूँ, क्या क्या कंपोनेंट्स लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले मेन्यू ले लेता हूँ, एक सिंपल सा नैप बार सा। तो ये नैप बार है, इसको यहाँ से कॉपी किया, आपको देखने में अच्छा लग रहा है, ये कॉपी किया और इसको हमने डाल दिया। अब इसको हम सेव करेंगे तो हमें ये वर्किंग कंडीशन में दिखेगा। सी एस एस नहीं आ रही क्योंकि बूटस्ट्रैप की सीडीएन हमने इंक्लूड नहीं कर रखी, तो पहले वो भी कर लेते हैं। चलो सबसे स्टार्टिंग आई थिंक यहाँ पर क्लिक करिए, 4.0 चल रहा है। ये आपकी सीडीएन हो गई सी एस एस की। एक्सट्रैक्शन में जाके करेंगे हम, जावास्क्रिप्ट हो गई, इसके नीचे हम जावास्क्रिप्ट कर देंगे और फ्रेश करेंगे तो हमारा बूटस्ट्रैप देखो चलिए। अब सॉरी,
क्लिक करोगे तो मेन्यूज हमारे क्रिएट हो गए। अब ये थोड़ा स्पेसिंग करने के लिए आपको सेटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि बूटस्ट्रैप में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट मिले, बाकी आपको थोड़ी बहुत सेटिंग करनी पड़ती है अपने लेआउट के हिसाब से। जैसे इसको आपको बिल्कुल लेफ्ट साइड में स्ट्रिंग करना है, तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा विड्थ देनी पड़ेगी, विड्थ 100%, तो ये पूरा लेफ्ट साइड में चले जाएगा ऐसे करके। ठीक है, कंटेनर पर अगर आपको फुल वेट कंटेनर लेना है तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं है, प्रीडिफाइंड भी होता है कंटेनर फ्लूइड। क्या करता है, फुल वेट कंटेनर आपको दे देता है, बस लेफ्ट साइड कॉर्नर थोड़ी सी पैडिंग देके, तो ये क्लास यूज कर सकते हो फुल वेट का करना। अदरवाइज आपको स्ट्रक्चर बनाना है सेंटर्स अलाइन, तो आप उसके लिए कंटेनर यूज कीजिए। अब आती है बारी फॉर्म लेने की। तो फॉर्म लेने के लिए हम क्या करते हैं, मेन सेक्शन बनाते हैं, उसमें हम 2 कॉलम ले लेंगे, एक में ले लेंगे राइट साइड में इमेज, और एक में इसकी हम विड्थ दे देंगे कॉल सब 4, मतलब 12 ब्लॉक्स, हमेशा मैंने बताया 12 ब्लॉक्स में चल रहा है, 12 ब्लॉक्स में से 4 ब्लॉक्स की विड्थ ये ले ले, और बची हुई 8 ब्लॉक्स की विड्थ हम लेंगे फॉर्म वाले के लिए। तो इमेज सोर्स दे देंगे, तो मेरी शायद इमेज पड़ी हुई होगी न्यू ऐप के अंदर, न्यू ऐप ये रही, हाँ पड़ी हुई है। तो सेम पाथ पे है, तो सिंपल से बस इमेज का नाम .png कर देंगे। अदरवाइज अगर किसी फोल्डर के अंदर होते तो फोल्डर का नाम पहले मेंशन करते तब करते। तो सेव कर देंगे, इमेज आ गई। अब हम फॉर्म लेंगे, तो फॉर्म भी हम बूटस्ट्रैप से ले लेंगे, अदरवाइज आप कस्टम फॉर्म भी बना सकते हो, अगर आपको कोड लिखना है तो आप लिख सकते हो। तो जैसे फॉर्म ले लेते हैं तो काफ़ी फील्ड्स है, तो कोड में जाएंगे, कॉपी करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, सिंपल पेस्ट कर देंगे यहाँ पर, तो हमारा फॉर्म आ गया। अब फॉर्म को सबमिट करने के लिए बटन भी लेने पड़ेंगे, तो बटन भी बूटस्ट्रैप के ले लेते हैं, शुरू के 2 ले लेते हैं, एक बटन हो जाएगा सबमिट, एक हो जाएगा रीसेट। इसका नाम कर देते हैं हम सबमिट, इसका नाम कर देते हैं रीसेट। देखो एक्स्ट्रा में कोई सीएसएस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, बूटस्ट्रैप के अच्छे डिफाइन बटन होते हैं, हम यूज कर लेते हैं। अब इसमें आप एक HTML ने क्या बताया, मैंने जैसे आपको बताया कि HTML अपने आप में एडवांस हो गया है, तो HTML अपनी प्री डिफाइंड वैलिडेशन देता है, जिसको आप फॉर्म्स की फील्ड्स पे लगा सकते हो, सिंपल सा रिक्वायर्ड लिख के। जैसे आप रिक्वायर्ड लिखोगे, तो इसको टाइप सबमिट कर दो, जैसे आप रिक्वायर्ड लिखोगे और बटन सबमिट करोगे विदाउट फिलिंग दैट स्पेसिफिक फील्ड, तो आपको एरर आ जाएगी, फिल आउट दिस स्पेसिफिक। तो कोई एक्स्ट्रा जावास्क्रिप्ट लिखने की जरूरत नहीं है, कोई भी जेक्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपने रिक्वायर्ड लिखा और ऑटोमेटिक वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। और इसका अगर आप टाइप ईमेल है तो ये ऑटोमेटिक चेक कर लेगा, देखो प्लीज इंक्लूड @। तो ये HTML5 में थोड़ा एडवांसमेंट आ चुका है कि आप रिक्वायर्ड लिखो तो बाय डिफॉल्ट आपको वैलिडेशन मिल जाएगी। बाकी आपको जावास्क्रिप्ट जेक्वेरी थी तो लिख सकते हैं। अब आता है रीसेट की। रीसेट की फंक्शनलिटी हम क्या करेंगे, जितनी वैल्यू हम सेलेक्ट करेंगे या फिल करेंगे उसको हम रीसेट कर देंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है, आपने फॉर्म ले रखा है, फॉर्म को हम कुछ एक स्पेसिफिक आईडी दे देंगे इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए, सबमिट, जैसे सबमिट फॉर्म दे दिया। अब एक फंक्शन हम ट्रिगर करेंगे, तो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होगा तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमें लिखना है, तो कैसे लिखते हैं फंक्शन और फंक्शन का नाम, जैसे हमने लिख दिया रीसेट फॉर्म। इस रीसेट फॉर्म को ट्रिगर करने पे क्या होगा, जितनी भी फॉर्म्स की वैल्यू होगी वो ब्लैक हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, क्योंकि फॉर्म को एलिमेंट के थ्रू पकड़ रहे हैं, तो एलिमेंट बाय आईडी डॉट रीसेट। रीसेट फंक्शन होता है वो ऑटोमेटिकली इस फॉर्म के अंदर जितने भी फील्ड्स वैल्यू होंगे उनको ब्लैंक कर देगा। और ये किसके पे करना है, रीसेट को, तो ऑन क्लिक कर देंगे, रीसेट FR। अब देखना क्या होगा, बढ़िया चीज हमने भरा, ठीक है। तो ये फंक्शनलिटी हमारी 2 बन गई। अब सबसे पहले हम आते हैं डाटा सेव कराने पे। तो डाटा सेव करने से पहले हमें
डाटा जिस टेबल में सेव कराना है उसको हम क्रिएट करेंगे। तो हम php में गए, हमने पकड़ा यहाँ पर, हमने कहा होम के हिसाब से बना दिया, हमने एक डाटाबेस क्रिएट किया। अब डाटाबेस में हम टेबल बनाएंगे। टेबल का नाम रखा tbl फॉर्म। अब कॉलम, कॉलम क्या होता है, जितने भी आपकी फील्ड्स जैसे एक नेम सेलेक्ट ये और एग्जांपल मल्टी सेलेक्ट और ये, तो ये सब ये कॉलम पे हम सेव करते हैं। मतलब स्पेसिफिक एक कॉलम देते हैं इनको, उस रो में एक स्पेसिफिक फील्ड दे देते हैं कि इस फील्ड में ये वैल्यू जाएंगी, ताकि इजीली हम आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सी वैल्यू किस फील्ड में गई है और क्या उसकी वैल्यू गई है। ठीक है, अब ये कितने फील्ड्स हो गए, 1 2 3 4, बट यहाँ पर हमने 4 ले रखे हैं, तो हम लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फील्ड लेंगे आईडी। अब आईडी का क्या खेल होता है, आईडी का खेल क्या होता है, आईडी वर्क करती है यूनिक आइडेंटिफायर के लिए, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके किसी भी चीज को, उसके लिए हम आईडी यूज करते हैं। अब ये आईडी जो हम क्रिएट करेंगे वो हमेशा इस चीज को याद करके करेंगे कि एक बार किसी रो के लिए, क्योंकि हमारा डाटा जो इंसर्ट होता है वो रो के हिसाब से होता है। जब भी हम कोई भी डाटा इंसर्ट करेंगे माइस्क्वेल में तो वो रो वाइज चलता है। तो आईडी क्या करता है, आईडी कॉलम का मेन मकसद ये होता है कि जो भी हम डाटा इंसर्ट कर रहे हैं डीबी में, ठीक है, तो उसकी जब रो क्रिएट होगी तो उसके लिए स्पेसिफिक आइडेंटिफायर देंगे, यूनिक आईडी देंगे, कि ताकि उस आईडी के थ्रू हम पता लगा सके कि ये स्पेसिफिक रो इस आईडी पे बिलोंग हो गई, ताकि अगर हमें कल फेच करके लाना हो डाटा स्पेसिफिक रो का तो हम इजीली उसके बीच में फिल्ट्रेशन कर सकें। फॉर एग्जांपल जब आप आपने 10th 12th के एग्जाम दिए होंगे बोर्ड में, तो उसमें आपको रोल नंबर एक मान लीजिए आपका नाम अमित है, तो अमित नाम के बहुत सारे बंदे हो सकते हैं, इवन 50 या 50 से ज़्यादा, मे बी आपका सरनेम भी मैच करे, मे बी आपका फादर नेम भी मैच करे, क्लास तो मैच करेगी। तो अब क्या होता है कि भाई मान लो कि जब आप जाते हो बोर्ड का एग्जाम निकालने तो आप उसमें रोल नंबर ही क्यों डालते हो, भाई नाम से क्यों नहीं सर्च करते, क्योंकि नाम से तो बहुत सारे अमित आ जाएंगे। अब आपको एक रोल नंबर दे रखा है जिससे आपका एक यूनिक आइडेंटिफायर हो गया कि भाई इस अमित का ये स्पेसिफिक रोल नंबर है, तो अगर इस अमित को अपना कुछ भी रिकॉर्ड चेक करना है तो वो रोल नंबर डाले ये वाला। तो आपका क्या किया है कि आपका भी डाटाबेस में एक रिकॉर्ड ऐसे बनाया है, और आपकी जितना भी रिकॉर्ड है एक रो से फैचअप है, पूरी रो में जो भी आपकी रिकॉर्ड की रो है उसको एक आईडी दे दी है रोल नंबर। तो जब भी आप ये रोल नंबर डालोगे तो वो उस रोल नंबर पे सर्चिंग करेगा और स्पेसिफिक आपकी रो ही उठा के लाएगा, क्योंकि वो यूनिक है, वो किसी से भी डुप्लीकेट नहीं करती, किसी से मैच नहीं करती। तो इसलिए एक तो सर्चिंग इजी हो जाती है, फिल्ट्रेशन हो जाता है, और रिकॉर्ड की जो एक्यूरेसी होती है वो पूरी आती है। तो इसलिए हम भी हर रो के लिए एक आईडी जनरेट करते हैं जो कि यूनिक होती है हर रो के लिए। तो अब हमारे कॉलम कितने हो जाएंगे, 5। ठीक है, अब 5 के साथ साथ हम एक और कॉलम ले लेंगे पोस्ट डेट या इंसर्ट डेट, जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाए कि ये रिकॉर्ड किस डेट में और किस टाइम पर डाला था। क्योंकि आप बहुत जगह जब भी आप कहीं भी जाते हो तो आप चेक करते हो ना कि भाई आपकी जब भी फेसबुक आप करते हो तो फेसबुक आप देखते हो कि लास्ट लॉग इन और अकाउंट के रिलेटेड ये डेट कहाँ से आती है, ये इसी चीज से आती है कि आप जब भी कोई यूजर्स की इंफॉर्मेशन एंटर करते हो डीबी पे तो उसका एक टाइम ट्रैक कर लो कि भाई ये इस टाइम पे इंसर्ट हुआ था, ताकि कभी भी आपको चेक करना हो कब इंसर्ट हुआ तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओ। तो आप कितने हो जाएंगे, आईडी और डेट 2 और आपके 4 कॉलम कितने हो गए, 6। हम 6 कॉलम ले लेते हैं बेसिक स्ट्रक्चर के लिए। अब जैसा कि मैंने बताया आईडी ले लो या फिर आईडी कुछ भी नाम दे सकते हो आप, यूनिक आईडी कर दो, कुछ जो भी आपका मन करे। आईडी ले लिया, इंटीजर रहेगी कि हम जाएंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे चले। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले क्या होता है, इंडेक्सिंग प्राइमरी। अब ये जो इंडेक्सिंग होती है प्राइमरी क्या मतलब होता है, प्राइमरी का मतलब होता है कि इसमें जो भी वैल्यू गिरेगी वो कभी भी रिपीट नहीं होगी। अगर एक रो को 1 आईडी असाइन हो गई तो फ्यूचर में 1 आईडी फिर किसी और रो को नहीं देगा। ठीक है, कि अगर आप पूरे ही टेबल को एम्प्टी कर दो तब जाके वो दे देगा, अदरवाइज अगर आप रो बाय रो डिलीट करोगे रिकॉर्ड को तो वो दोबारा से उस आईडी को जनरेट नहीं करेगा। मान लो आपने डाटा इंसर्ट किया, उसको आईडी मिल गई 1, अब कल कदा आप आईडी उस 1 की रो डिलीट कर दो डाटाबेस में जाके या क्वेरी के थ्रू, तो जब आप नेक्स्ट रिकॉर्ड डालोगे तो 1 से स्टार्ट नहीं होगा, वो होगा 2 से, क्योंकि उसने एक अपने आप इनिशियली आईडी अलाइन कर दी है रिकॉर्ड्स को। लेकिन हाँ, अगर आप यहाँ से फंक्शन से जाके एम्प्टी कर देते हो
कि ऑपरेशन में जाके एम्प्टी कर देते हो, स्ट्रक्चर पे जाके, मतलब यहाँ स्ट्रक्चर जाते हो और इस टेबल को एम्प्टी कर देते हो, तब जाके वो डाटा पूरा फ्रेश हो गया, तब जाके वो 1 2 3 फिर से स्टार्ट कर देगा। बट कभी भी डुप्लीकेट आईडी नहीं देगा जब भी आप प्राइमरी करोगे। और एआई क्या होता है? ऑटो इंक्रीमेंट, ए अंडरस्कोर आई, ऑटो इंक्रीमेंट, मतलब एक बार 1 फिर 2, ये अपना आप ही जितने भी रिकॉर्ड डलते रहेंगे ऑटोमेटिकली उतने ही इंक्रीमेंट होता रहेगा इसमें। जैसे 1 करा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे करके। ठीक है। दूसरा आता है आपका ईमेल। ईमेल का हम वेर क्या ले लेते हैं। देखो, 2 3 डाटा टाइप मैं आपको मेनली बता देता हूँ, बाकी तो बहुत सारे आप पढ़ना डीबी के बारे में। डाटा टाइप जो होते हैं आपके इंट, बिग इंट, वेर केयर, और आपका टेक्स्ट, और आप टाइनी इंट ले सकते हो। ठीक है। तो बेसिकली और बहुत सारे होते हैं, जैसे आप इनमें क्लिक करोगे काफी सारे पिक जाएंगे, डेट टाइप। तो इनका काम क्या होता है? बेसिकली वेर क्या 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 करता है आपका? वेरिएबल और कैरेक्टर दोनों को लेता है। मतलब इसमें आप 1 2 3 @ सिंबल्स इंक्लूड कर सकते हो, और .com भी इंक्लूड कर सकते हो। इंट में आपके सिर्फ चलेंगे 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6, उसमें कैरेक्टर नहीं आएगा। वह कर में इंट के साथ साथ कैरेक्टर प्लस स्पेशल कैरेक्टर भी इंक्लूड कर सकते हो। तो ऐसे कैरेक्टर को आपको जब कोई स्टोर करना हो, क्योंकि ईमेल आईडी जब आप यूज करते हो उसमें स्पेशल कैरेक्टर भी आ सकता है, नंबर भी आ सकते हैं, और वर्डिंग तो आती है। तो इसके लिए हम वेर क्या लेते हैं कि ताकि मिक्सअप डाटा ले सके। तो उसकी हम लेंथ देते हैं 25, क्योंकि कोई भी ईमेल का कैरेक्टर लेंथ 25 को हम लेके चलते हैं, मैक्सिमम 25 तक ही लेगा, उससे ज़्यादा नहीं लेगा। आगे आप ज़्यादा भी कर सकते हो, बट बेसिक एग्जांपल के लिए। ऐसे ही हम सेकंड वाला लेते हैं। इसका हो जाएगा एग्जांपल सेलेक्ट। इसकी नंबरिंग है तो इसको भी इंट ले लेते हैं। तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू 4 आ रही है, तो हम 4 ले लेंगे, कि मतलब 4 लेंथ तक ले लो। अब आ रही है अगली मल्टीपल सेलेक्ट। अब मल्टीपल सेलेक्ट में हम क्या करेंगे? कंसेप्ट बताता हूँ आपको इसका, कि जैसे यहाँ पर हमने 3 वैल्यूज मल्टी सेलेक्ट कर ली। अब क्या होता है, जब ये वैल्यू जाएगी ना, ये जाती है एरे के रूप में। तो एरे के रूप में हम डीबी में कभी स्टोर नहीं करते। जब भी हम पे एरे आता है तो हम किसी पीएचपी फंक्शन को यूज करते हैं, जिसके थ्रू उसको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसको डीबी में सेव कर लेते हैं। ठीक है। अब जब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसको डीबी में सेव करते हैं, तो हम जो भी फंक्शन यूज करेंगे वो ऐसा फंक्शन यूज करेगा जिसका कोई एक ऑल्टरनेट फंक्शन होगा, जो उसको दोबारा से स्ट्रिंग में डीबी से फेच करेगा, तो उसको दोबारा से स्ट्रिंग से वो एरे में कन्वर्ट कर दे, ताकि हम अपनी एप्लीकेशन में यूज कर सके। तो याद रखना, जब भी आप कोई भी स्ट्रिंग को कन्वर्ट करोगे, एरे स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में, तो ऐसा फंक्शन यूज करना जिसका एक ऑल्टरनेटिव हो, जो उसको कन्वर्ट करे दोबारा से सेम एरे पे। जैसे हम करते हैं जेसन एनकोड डी कोड। जेसन एनकोड क्या करता है? जो भी आपका एरे का फॉर्मेट, एरे के फॉर्मेट में डाटा जाएगा, उसको वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में कर देता है जेसन एनकोड। तो जब भी अब क्या होगा इससे फायदा? जब भी आप फ्रंट एंड में यूज करोगे तो जेसन एनकोड हुए डाटा स्ट्रिंग को पकड़ो, जेसन डीकोड फंक्शन लगाओ, वो दोबारा से एरे में कन्वर्ट कर देगा। तो ऐसे ही हमारा पीएचपी फंक्शन होता है एक्सप्लोड इम्प्लोड। तो जेसन को डीकोड पीएचपी में भी होता है, और एक और होता है एक्सप्लोड इम्प्लोड। एक्सप्लोड इम्प्लोड क्या करता है? आपका एक्सप्लोड क्या करता है? जैसे कोई भी स्ट्रिंग है, उसमें कोई भी हम कॉमन आइडेंटिफायर पकड़ेंगे और उसके थ्रू एक्सप्लोर कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है name@example.com, तो हम क्या करेंगे? एक्सप्लोड, और @ के बाद हम एक @ को पकड़ेंगे कि भाई इसके बाद एक्सप्लोड कर दो। तो क्या करेगा? नेम का एक अलग एरे बना देगा, जीरो का, और example.com का एक अलग है। तो 0 1, तो 0 वाले की में नेम दे देगा, दूसरे वाले 1 में example.com डाल देगा। ठीक है। इम्प्लोड क्या करेगा? मान लो आपके ये दोनों एरे आ रहे हैं, कि पहले पे नेम आ रहा है, 0 वाले एरे की पे, 0 वाली एरे की पे नेम आ रहा है, 1 वाले एरे की पे आपका example.com आ रहा है। तो आप जब एक्सप्लोड करोगे तो आप कहोगे @ से इम्प्लोड होके वो डाटाबेस में सेव हो जाए। तो क्या करेगा? जो आपकी स्ट्रिंग बनेगी डाटाबेस में, जो वैल्यू जाएगी, अब क्या आएगी? name@example.com। तो ये फर्क होता है एक्सप्लोड और इम्प्लोड में। ठीक है। तो हम कोई स्पेसिफिक आइडेंटिफायर इंक्लूड कर देते हैं, उसको यूज करके हम उसको किसी भी स्ट्रिंग को एरे में भी तोड़ सकते हैं, और किसी भी एरे को स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे बताया, डीबी में हम एरे नहीं सेव करते, स्ट्रिंग ही करते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे? इन जितनी भी वैल्यू यहाँ से सेलेक्ट होकर आएगी एरे में, उन सबको एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में कोई भी एक यूनिक आइडेंटिफायर बीच में इंक्लूड कर देंगे, उसको सेव कर लेंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो इसका नाम आएगा
एग्जाम्पल मल्टी सेलेक्ट, एग्जाम्पल मल्टी। तो इसको हम वेर कैर ले लेंगे इसको भी, क्योंकि कॉमा सेपरेट होगी तो 10 ले लेते हैं, मैक्सिमम से ज़्यादा आएगी नहीं, 10 लेंथ ही ले लेते हैं। फिर जाएगा डिस्क्रिप्शन, मान लो उसको इसमें वेर कैर करके कितना डालोगे, 50 करेक्ट, 50 तक लेंथ होगी। लास्ट में इंसर्ट डेट डाल देते हैं, इसको डेट टाइम कर देते हैं। डेट टाइम किस लिए किया है, डेट टाइम इसलिए किया है कि इसका डेट भी और टाइम भी हमें चाहिए कि कितने बजे हुआ है। इसको हम सेव कर देते हैं, ठीक है। अब आती है बारी इस चीज की कि ये आपकी कॉलम्स बन गई, ठीक है। अब इसमें क्या चलेगा, आपका कॉलम्स चल रही है इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें आपका स्ट्रक्चर बन गया। अब डाटा देखना, खाली है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब इसमें जो होता है, इसमें हमें वैल्यू गिरानी है क्योंकि रो वाइज गिरती है, तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए PHP सर्वर साइड लैंग्वेज होती है, तो हम PHP स्टार्ट करने के लिए हम लिखते हैं PHP इको, PHP ऐसे लिखते हैं। अब PHP को स्ट्रिंग प्रिंट करते तो हम लिखते हैं इको टेस्ट, तो ये स्ट्रिंग PHP में प्रिंट हो जाएगी। आप प्रिंट भी यूज कर सकते हो, पर प्रिंटर में एक मेजर फर्क बता देता हूँ, इसमें PR लगा देते हैं। प्रिंट में क्या होगा फर्क देखो, अभी आपने इको लगा दिया, कॉमा कॉमा, इको में कॉमा सेपरेट वैल्यू एक सिंगल स्ट्रिंग से चल जाती है एक इको के अंदर, पर प्रिंट में अगर आप करोगे तो एरर आ जाएगी। प्रिंट सिर्फ एक ही स्ट्रिंग लेता है, उसमें कोई कॉमा सेपरेटेड स्ट्रिंग नहीं चल सकती, इको में चल जाती है, तो ये फर्क होता है। और बेसिकली बोलते हैं कि इको थोड़ा फास्ट होता है प्रिंट के कंपैरिजन, बट वो वैसा होता है जो आप एनालाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज होती है PHP आपको स्टार्ट करने की। और एक और चीज है, PHP का आपको शॉर्ट कोड लिखना है, ये 5.3 आई थिंक, ये 2 के बाद अवेलेबल है सर्वर पे, अगर उससे ऊपर के सर्वर पे वर्जन पड़ा है PHP का, तो अपने PHP इको लिखने का, PHP डैश और ऐसे करके लिख दो, तो आपको अभी तब भी इको की तरह ही काम करेगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें PHP में क्या करना पड़ेगा, पहले बात, इस पेज से उस डाटाबेस में हमें अगर रिकॉर्ड गिरवाना है तो हमें कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो कनेक्शन बनाने के लिए PHP पे हमें डिफाइन करने पड़ते हैं कनेक्शन के वेरिएबल्स, जैसे कि आपका सर्वर का नाम जहाँ पर आपका डाटाबेस है, तो यहाँ पर आता है DB सर्वर, DB सर्वर। तो अभी आपका क्या है, सर्वर जैम पे, जैम किस पे चला रहा है, देखो लोकल होस्ट पे चला रहा है, लिख रखा है लोकल होस्ट। आपका कहाँ चल रहा है, ये जो 127.0.0.01, ये लोकल होस्ट का ही आई वो होता है IP। तो आप इसको यूज करो या लोकल होस्ट लिखो, सेम ही होता है। तो अभी लोकल होस्ट है, बट कल आप कभी प्रोडक्शन या लाइव इन्वायरमेंट में काम करने का मिलेगा जहाँ पर क्लाउड पे वेबसाइट आपकी होस्ट होती है, तो उसमें क्या होता है, जरूरी नहीं है कि लोकल होस्ट चले सेम ही होस्ट पे आपके सर्वर और DB हो। कभी कभी DB जस्ट फॉर प्रोटेक्शन हम डिफरेंट पोर्ट डिफरेंट मशीन्स में इंस्टॉल कर देते हैं, तो उस समय आपको यहाँ पे उसका पाथ मेंशन करना होता है, ठीक है। फिर आता है आपका DB नेम, डाटाबेस का नाम है मेरा होम, फिर आता है DB यूजर। तो DB यूजर क्या होता है, तो बेसिकली ये तब होता है जब आप कहीं भी क्लाउड साइट पे अपना डाटाबेस क्रिएट करते हो, तो उस समय आपको क्रेडेंशियल क्रिएट करने पड़ते हैं कि आप डाटाबेस का एक्सेस ले सको, तो उसके यूजर नेम और पासवर्ड होते हैं। पर अब ये लोकल होस्ट में नहीं होते, लोकल होस्ट में तो क्योंकि आपका इनके जो होते हैं बाय डिफॉल्ट यही रहते हैं, रूट और पासवर्ड ब्लैंक रहता है। बट आप कभी भी सर्वर होस्ट पे, जब भी आप क्लाउड साइट पे या होस्टिंग साइट पे जाओगे कहीं भी दूसरी जगह, तो वहां पर आपको DB यूजर पासवर्ड क्रिएट करने पड़ेंगे जब भी आप डाटाबेस क्रिएट करते हो नया, तो ब्लैंक। इसको कनेक्ट करने के लिए हम यूज करेंगे PHP का MySQLi क्लासेस और फंक्शंस। तो बेसिकली MySQLi क्लासेस फंक्शंस क्या प्रोवाइड करते हैं, आपकी MySQLi क्लासेस फंक्शन PHP में आपको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप MySQL की डाटाबेस की क्वेरी रन कर सकें मेरे PHP एप्लीकेशन में,
उनको रन कर सकें और मॉडिफाई कर सकें और फेच कर सकें डाटा अपने अकॉर्डिंगली, कि आप मतलब डायरेक्टली डाटाबेस में जाके बार बार आपको यहाँ पर जाके एसक्यूएल की क्वेरी ना लिखनी पड़े। आप सिंपली माइस्क्यूएल वाली आई को यूज कीजिए और यहाँ पर डाटाबेस की क्वेरी लिखिए और ऑटोमेटिकली जब भी आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करने आते हैं वहां डाटाबेस पे अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम कनेक्शन बनाते हैं। तो न्यू माइस्क्यूएल आई, इसमें हम पास कर देंगे सबसे पहले हम करेंगे सीबी सर्वर फॉर्मेट, जो मतलब सीक्वेंस होना चाहिए सेम ऐसे ही पास करना जैसे मैं बता रहा हूँ। डीबी यूजर, डीबी पास और डॉलर डीबी पेज डाटाबेस नेम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इफ डॉलर कनेक्शन, उसमें कोई एरर तो नहीं आ रही, कनेक्ट अंडरस्कोर एरर, तो यहाँ पर एरर प्रिंट करा देंगे हम, एरर इन कनेक्शन, और इसके बाद इसमें ये कर देंगे डॉलर्स कनेक्ट अंडरस्कोर एरर, प्रिंट करा देंगे जो भी डाटाबेस से हमें फंक्शन से एरर मिलेगी। अदरवाइज नहीं हो रही तो हम सीधे माइस्क्यूएल अंडरस्कोर क्लोज, हम कनेक्शन क्लोज करते हैं। कनेक्शन क्लोज करना बहुत जरूरी है क्योंकि क्या होता है बफरिंग में आपका डाटा मतलब जितनी भी क्वेरीज उनको फ्री करना, क्वेरीज को फ्री करना जरूरी है क्योंकि अदरवाइज वो डाटा बहुत बल करता रहेगा और आपका वेब पेज बहुत ही स्लो हो जाएगा क्योंकि सारी आपकी मेमोरीज में वो क्वेरीज जाती रहेंगी उनकी, और उसके जो वेब पेज बहुत हैवी हो जाएगा। इसलिए सिंपल सा आपको माइस्क्यूएल क्लोज करना जरूरी है। जितनी भी आपकी क्वेरीज बन रही है उसको बार बार कनेक्शन क्लोज करते रहो ताकि आपका वेब पेज की जो क्वेरीज आपने लिखी है वो फ्री होती रहे अपना परफॉर्मेंस मतलब जो भी टास्क परफॉर्म किया उसके बाद। तो हमारा कनेक्शन बन चुका है। syntax investment 7 my ठीक है, अब हम क्या करना पड़ेगा, ठीक है, एरर नहीं है तो हम एल्स में क्या कर देंगे कनेक्टेड, अब चेक करते हैं कनेक्टेड, कनेक्ट, तो हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया है। अब हम जब कनेक्शन कनेक्टेड हो गया है तो हम क्या करेंगे, अपनी क्वेरी लिखेंगे जो डाटाबेस इंसर्ट करेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जब भी हम फॉर्म सबमिट करें तो हमारा डाटाबेस इंसर्ट इंसर्ट हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर मेथड करते हैं, फॉर्म एक हमें मेथड देता है, तो मेथड हमारा आप कर से मोस्टली हम जो यूज करते हैं वो मेथड पोस्ट होता है और गेट होता है। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। पोस्ट क्या होता है कि जब भी आप फॉर्म के थ्रू डाटा पोस्ट मेथड से भेजोगे तो बैकग्राउंड प्रोसेस में जाता है, मतलब या तो आप नेटवर्क टैब से यहाँ पर जाके आप स्पेक में जाके नेटवर्क टैब से आप चेक कर सकते हो, अदरवाइज वो वैसे विजिबल नहीं होगा। गेट जो मेथड होता है, गेट से क्या होता है, गेट एक तरीके से आपका क्वेरी स्ट्रिंग बना देगा यूआरएल में यहाँ पर, और उसमें आप डाटा इजीली रीड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये फील्ड से रखे, मैं आपको एग्जांपल दिखाई देता हूँ, नेम, ईमेल और एग्जांपल सेलेक्ट और एग्जांपल मल्टी, और इसको डिस्क्रिप्शन डाल देता है। अब इससे क्या होगा, देखो जितने भी मैं वैल्यूज डालूंगा इन फील्ड में तो इन फील्ड की की नेम आ जाएगी और उसके आगे इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं गेट यूज करता हूं तो वो एक तरीके की क्वेरी स्ट्रिंग बना देगी यूआरएल में। देखो आ गई ना, ईमेल की आई क्योंकि उसका नेम, हमने जो नेम की ईमेल देखी थी वो की आ गई उसका नाम। अब ये जो नेम की होती है ना, ये बेसिकली हम क्यों यूज करते हैं,
तो बेसिकली हर फील्ड पे नेम की जो होती है वो उस फील्ड में जो भी हमने इंफॉर्मेशन लिखी है, लिंक करी है, उसको लेने के लिए, अगर उसको एक्सेस चाहिए आपको, जो भी यूजर ने उसमें इनपुट डाला है उसको चाहिए आपको सर्वर साइड लैंग्वेज में कहीं भी आपको चाहिए, तो उसके लिए आप ये नेम की एट्रीब्यूट यूज करते हो। वो इजीली क्या करता है, वो स्पेसिफिकली यूनिक होता है हर फील्ड का। वो क्या करता है, जो भी आप फील्ड लोगे उसमें जिसमें भी नेम को डालोगे, तो अगर उस पर एसोसिएटेड वैल्यू, जब भी फॉर्म सबमिट हो रहा है, कोई भी पोस्ट एक्शन चल रहा है, तो उसके यूजर ने क्या इसमें इनपुट रखा है उसको लेने के लिए आपको नेम टैग का यूज करना पड़ता है। तो नेम की हमने ईमेल डाली थी, तो हमने देखो ईमेल के आगे ये वैल्यूज आ गई यूआरएल पे। ठीक है, तो एक यूआरएल स्ट्रिंग बना दी और सारी वैल्यूज डाल दी। बट इसका काम क्या होगा, इसका काम गेट हम बेसिकली यहाँ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे पोस्ट ही करेंगे। अब पोस्ट क्यों करेंगे, क्योंकि हमें ये यूआरएल पे वैल्यू नहीं दिखानी, जस्ट फॉर सिक्योरिटी पर्पस। हम चाहते हैं कि वो बैकग्राउंड प्रोसेस में चले, यूजर को ना दिखे, लेकिन वो अपना आप ही चल जाए। जैसे एग्जांपल ये देखो, वो वैल्यू है बट हमें नहीं दिखी, वो बैकग्राउंड प्रोसेस में चली सिक्योरिटी पर्पस के लिए, ताकि वो यूजर की आंखों को, मतलब जो भी यूजर है उनको ना दिखे, बट आपको यहाँ पर दिख सकती है वो। या जैसे क्वेश्चन पे करेंगे तो ये देखो पे लोड पे। तो इसलिए कहता हूँ इस कंसोल को आप सीख लो, नेटवर्क टैब्स को जरूर सीखना। इस बहुत ही अच्छा टूल है जिससे आप वेब एप्लीकेशन को ईजिली, मतलब उसमें बगिंग सॉल्व करने के, क्या इशू हो रहा है उसको ईजिली आइडेंटिफाई करने के लिए आपको इंस्पेक्ट मोड आना चाहिए ब्राउजर का। ठीक है, तो देखो जितनी वैल्यूज थी आ गई है, बट वो यूजर को विजिबल नहीं हो रही नॉर्मली वे में। ठीक है, अगर आप गेट कुछ यूज करोगे तो गेट में वो क्या कर देगा, यूआरएल में ही पेस्ट कर देगा। तो गेट हम बेसिकली यूआरएल में पेस्ट कहाँ यूज करते हैं वैल्यू रजिस्टरिंग का, जब हमको डायरेक्टली किसी को लिंक देना होता है, कि हम कहते हैं कि ये लिंक पेस्ट करो आपका काम हो जाएगा। तो उस पेस्ट केस में हम क्या करते हैं, यूआरएल में क्वेरी स्ट्रिंग बना के कुछ वैल्यूज, प्री डिफाइंड वैल्यू सेलेक्ट करके यूजर को दे देते हैं, ताकि कि वो जो भी एक्शन परफॉर्म करे वो हो जाए। ठीक है, बट जब भी आप फॉर्म सबमिट करते हो तो हमेशा याद रखना पोस्ट ही रखना, क्योंकि हम सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से हम यूजर को नहीं दिखाना चाहते कि क्या चल रहा है, हम बैकग्राउंड प्रोसेस में करते हैं। तो उसको हम पोस्ट करते थे मेथड को। अब हम लिखेंगे कि भाई अगर फॉर्म सबमिट हुआ, इफ डॉलर, ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि बेसिकली हुआ क्या है, कि भाई पोस्ट है, गेट है, और आपको पता करना है कि भाई मुझे तो तब भी डाटा प्रिंट कराना है अपने इस पे, तो आप सिंपल सा करना प्रिंट, क्योंकि एरे, तो एरे को प्रिंट करने के लिए प्रिंट अंडरस्कोर आर यूज करते हैं। तो आप क्या करोगे, डॉलर अंडरस्कोर ना पोस्ट लिखोगे ना ही गेट लिखोगे, डॉलर अंडरस्कोर क्या लिख दोगे, रिक्वेस्ट। तो क्या होगा, जो भी आपकी रिक्वेस्ट है, इवन पोस्ट है या फिर गेट है, वो आपकी प्रिंट करा देगी, देखो यहाँ पर एरे की फॉर्मेट में। ठीक है, अब आपको कोई सी भी की वैल्यू लेनी है तो सिंपल कुछ नहीं करना, जैसे कोई सी भी की वैल्यू लेनी तो डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट लिखा फिर से, और की का नाम डिफाइन कर दिया। जैसे ईमेल था तो ईमेल लिखा, एरे में से निकाल लिया और आपने कंटिन्यू किया, देखो आ गया। तो आपने ईमेल की वैल्यूज यहाँ पर निकाल ली। सिंपल सा एरे था तो एरे के लिए आप ऐसे निकालते हो, ये होता है। अगर आपको पता है भाई पोस्ट है, तो सिंपल सी बात है, जहाँ पर पोस्ट लिखोगे यहाँ पर पोस्ट लिख दोगे, गेट होगा तो गेट लिखोगे। बट नहीं पता था तब आप डॉलर रिक्वेस्ट लिख दो, ऑटोमेटिकली दिखा देता है। आपको नहीं पता कि पोस्ट है गेट है। ठीक है, तो प्रिंट अंडरस्कोर आर से आप एरे प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, आपका एक होता है वेर अंडरस्कोर डंप। वेर अंडरस्कोर डंप क्या होता है, प्रिंट अंडरस्कोर पे आर जो ना आपको नल वैल्यूज नहीं दिखाता, कि वैल्यूज अगर नल्स आ रही है तो वो नहीं दिखाता, पर वेर अंडरस्कोर डंप आपका दिखा देता है वो भी। तो इसलिए वेर अंडरस्कोर डंप भी यूज करो आपको अगर नल वैल्यू में इशू आ रहा हो, अदरवाइज प्रिंट अंडरस्कोर आपका काम कर देगा। तो मैंने कहा अगर पोस्ट फॉर्म सबमिट हो रहा है, अब फॉर्म सबमिट हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा, ईमेल की वैल्यू आ रही होगी। तो मैंने कहा अगर ईमेल फील्ड की वैल्यू एम्प्टी नहीं है, अब एम्प्टी फंक्शन क्या करता है, ये आपका इस सेट का भी काम करता है। एक इस सेट फंक्शन होता है, इस सेट फंक्शन क्या चेक करता है कि जब भी कोई, अब आप डायरेक्टली यहाँ पे कुछ भी लिख दोगे ना, जैसे डॉलर पोस्ट अंडरस्कोर ईमेल, तो ये वार्निंग एरर दे देगा कि ईमेल की नॉट डिफाइंड, जैसे ये।
अभी तो आ रही है ना मॉर्निंग ईमेल की, क्यों? क्योंकि भाई ये डिफाइन तो हमने कभी कहीं नहीं है, वो नीचे है ना, ये फंक्शन तो ऊपर है, यहाँ तो हमने कहीं डिफाइन नहीं कर रखी। तो उस चीज के बचने के लिए हम क्या करते हैं कि या तो हम लगाएं इफ डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट इज सेट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट ईमेल, मतलब कि अगर जब ये की आएगी तब ये चीज को आइडेंटिफाई करो, अदरवाइज मत करो। तो आप देखो ऐसे चली जाएगी। या फिर सिंपल सा यहाँ पर आप लिख दो एम टी। एम टी का क्या काम होता है? नॉट एम टी का मतलब क्या होगा कि ये की आ भी रही है और खाली भी नहीं है, तभी ये चीज को आइडेंटिफाई करे। तो ये एक एडवांस फंक्शन है एम टी। इंस्टेड ऑफ इस सेट और दो कंडीशन लगाओ कि इफ इस सेट आ रहा है, ये इस सेट आ रहा है, नॉट इट, एंड बहुत से करते हैं वैसे कि डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट ईमेल नॉट इक्वल टू ब्लैंक। तो इस दो कंडीशन में लिखने से बढ़िया है सिंपल सा लगा दो कि नॉट एम्प्टी। ये अपना भी कर लेगा, उसका इस सेट का भी काम कर देगा और नॉट एम्प्टी का भी, कि वो फील्ड खाली ना हो। ठीक है, तो अगर नॉट एम्प्टी है तब हमारी इंसर्ट क्वेरी ही चले। तो क्या चलेगी? जैसे इंसर्ट क्वेरी के पहले हम वेरिएबल में, अलग अलग वेरिएबल में हर वैल्यूज को स्टोर करते थे, क्योंकि हमें वो कॉलम के अकॉर्डिंग बाइंड करनी है। तो जैसे ईमेल वाले को हम ईमेल में डाल देते हैं, इसकी वैल्यू आ जाएगी ऐसे हम 2 3 4। फिर आती है आपकी सेलेक्ट। सेलेक्ट वाली का नाम क्या है? नेम सेलेक्ट, एग्जांपल सेलेक्ट। ठीक है, और फिर आ जाती है आपकी डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब जब ये वैल्यू आएगी तो अब चलेगी माई एक्सेल क्वेरी। तो सबसे पहले आप इंसर्ट माई एसक्यूएल आई क्वेरी लिखोगे। तो इसके लिए माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर क्वेरी। तो उसके लिए पहले कनेक्शन से बाइंड करोगे उस क्वेरी को, क्योंकि डीबी का कनेक्शन बने। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, टेबल फॉर्म, टेबल है फॉर्म फॉर्म। हम आएंगे आपके कॉलम के नेम। कॉलम के नेम है आपके स्ट्रक्चर, ईमेल, एग्जांपल सेलेक्ट, सेलेक्ट एग्जांपल मल्टी, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन इंसर्ट अंडरस्कोर डेट। अब इनकी जो वैल्यूज होंगी, अब आपकी वैल्यूज होंगी ये डॉलर ईमेल, फिर कॉमा लगा के सिंगल कोट के अंदर डॉलर एग्जांपल सेलेक्ट, डॉलर एग्जांपल मल्टी, डॉलर डिस्क्रिप्शन, फिर जाएगा नाउ ये। तो ठीक है, ये इंसर्ट कर देगी। ठीक है, अब इसमें एक चीज और होगी। अब आप कहोगे यार इसमें तुमने आईडी डाली नहीं। अब आईडी में मैंने क्या बताया था आपको, ये प्राइमरी है, ऑटो इंक्रीमेंट है। तो ये डाटाबेस खुद ही अपने आप ही हैंडल कर देगा कि इसमें क्या वैल्यू डालनी है और अगली वैल्यू क्या आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड इंसर्टेड, जो जो आप रिकॉर्ड इंसर्ट करते रहोगे। तो इसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब देखो, जब ये इंसर्ट हो जाए तो क्या होगा। अब आप इसको करो सेव। अब हम करते हैं इसको सेव। अब हम करते हैं थोड़ा सा वैल्यू एड ऑन। मैंने ये करा एन सेलेक्ट किया।
अब एक और काम, पहले जो मेरी ये जाएगी एरे में नहीं करानी मुझे यार, ये एरे में, लेकिन तो मुझे क्या करना है इसको, कि मैं चाहता हूँ ये हो जाए मेरी मल्टी सेलेक्ट, तो एरे में भेजेंगे, क्योंकि एरे में जाए मल्टीपल हो सकती है। तो यहाँ पर देखो, इनको ना एरे में भेज के ना हम कह देंगे भाई ये एरे में ना जाए, जबकि हम एक इम्प्लोड, जो मैंने आपको बताया था कि ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं, तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इम्प्लोड करेंगे हम प्रीडिफाइन। तो इम्प्लोड क्या करेगा, एरे वैल्यू को कॉमा सेपरेटेड से डाटाबेस में एज ए स्ट्रिंग कन्वर्ट करके डाल देगा। तो देखो कैसा होगा ये, अब देखना। ठीक है, वैल्यू चली गई, ब्राउज किया, देखो आगे कॉमा 1 2 जितने भी आप सेलेक्ट करोगे कॉमा सेपरेट डालेगा। तो कल का इससे फायदा क्या होगा कि आप कॉमा सेपरेटेड को पकड़ोगे और उससे करके एक्सप्लोर करके अगेन एरे बन जाएगा। ये तो सिंपल होता है, पर डाटाबेस में हमें कॉलम में डालना होता है, तो उसके लिए हमें स्ट्रिंग कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसलिए हमने ये कर लिया, सिंपल सा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। अब हमारी देखो वैल्यू गिर गई, आईडी अपने आप मिल गई इसको। अब आप दूसरा डालोगे तो ऑटोमेटिक इसको 2 मिल जाएगी, आपको टेंशन लेने की उसकी जरूरत नहीं होती, डीबी अपना हैंडल करता है। ठीक है, अब ये डाटा चले गया है। अब आपको मैसेज भी कुछ दिखाना है कि भाई डाटा चले गया, बट मैसेज से दिखाना आप चाहते हो कि एक बार दिखे, अगली बार वो नहीं दिखे, जब गिरे तभी दिखे। तो उसके लिए हम सेशन मैसेज यूज करते हैं पीएचपी में। उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक सेशन वेरिएबल ले लेंगे। तो कैसे लिखते हैं उसको, डॉलर अंडरस्कोर सेशन, उसका नाम मैसेज, उसको डालेंगे डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, फिर उसके लिए आपको हेडर भी करना पड़ेगा। हेडर हेडर हमारी आ जाएगी इंडेक्स डॉट पीएचपी, पेज रिलोड हो जाए आप चाहते हो ये। ठीक है, और एग्जिट। एग्जिट क्यों, कि जब आपका पेज रिलोड हो जाए तो जितनी भी वो है, मतलब उसकी जो सेशन की वैल्यू है वो एक बार मतलब एग्जिट हो जाना चाहिए, मतलब उस क्वेरी के बाद बाहर आ जाए। ठीक, इसको आप हटा दो, कनेक्टेड चलो रहने दो, नहीं इसको भी रहने दो, चलो कोई नहीं। अब इसको कहीं डिस्प्ले कराना है, कहाँ कराओगे, तो आप चाहते हो यही करा देता फॉर्म के ऊपर ही है ना, PHP इफ नॉट एम्प्टी, मतलब जो सेशन वेरिएबल आ रहा है वो आ रहा है और एम्प्टी नहीं है। ठीक है, आप ब्रैकेट लगाओ, चाहे ऐसे भी लिख सकते हो, अलग अलग तरीके हैं लिखने के। तो मैसेज दिख जाता तो PHP इको के लिए आप, मैंने क्या बताया था, ऐसे भी लिख सकते हो। तो बस वर्जन जरूर चेक करना, 5 से ऊपर होना चाहिए सर्वर पे। ठीक है, और एक बार दिखाने के बाद अगली बार ये क्या हो जाए, ब्लैंक। तो ये अब देखना, मैंने डाला है जस्ट डाटा सक्सेसफुली, और अब फ्रेश गायब। तो ये काम होता है सेशन मैसेज का। ठीक है, अब ये हमारा डाटा हो गया। अब हमें डाटा दिखाना भी है नीचे, कि भाई जो भी डाटा आ रहा है हम इंसर्ट कर रहे हैं वो नीचे कॉलम में भी दिखाना है। तो क्या करेंगे, उसके लिए सिंपल सा फिर बूटस्ट्रैप पे जाते हैं, हम टेबल ले लेते हैं, कंटेंट पे हमें टेबल मिल जाएगी, ये उठा लो, नीचे गए नीचे गए नीचे गए नीचे गए नीचे गए नीचे गए, यहाँ पर हम ले लेते हैं मेन डिफ से बाहर। ठीक है, हमारी टेबल आ गई। अब फिर से हम किसका यूज करेंगे, सेलेक्ट क्वेरी का। तो सेलेक्ट क्वेरी के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, सिंपल सा वही कनेक्शन बनाना पड़ेगा। अब आप चाहे ऊपर लिख लो सेलेक्ट क्वेरी, पर हम नीचे लिखना चाहते हैं, पर यहाँ पर क्लोज हो रहा है कनेक्शन, तो इसको हम नीचे ले जाएंगे, क्लोज कनेक्शन को हम पेज के लास्ट में एंड कर देंगे। ठीक है, ताकि हमारी सेलेक्ट क्वेरी भी चल जाए। तो सेलेक्ट क्वेरी के लिए हम क्या करेंगे, PHP
टैग यूज करते हैं ऐसे। डॉलर सेलेक्ट डाटा, सेलेक्ट रो कर सकते हो आप, इज इक्वल टू, सबसे पहले लिखेंगे सेलेक्ट स्ट्रिक्ट फॉर्म, सारा डाटा चाहिए तो स्ट्रिक्ट, अदरवाइज को स्पेसिफिक कॉलम चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हो सेलेक्ट आईडी, या फिर दो चाहिए सेलेक्ट आईडी और ईमेल वाला, सेलेक्ट आईडी और सेलेक्ट ईमेल, तो ऐसे करके, ठीक है। वैसे तो वही सेलेक्ट स्ट्रिक्ट सारा चाहिए तो फॉर्म टीबीएल फॉर्म, ठीक है। डॉलर क्वेरी रो इज इक्वल टू mysqli अंडरस्कोर क्वेरी होता है फंक्शन, डाटाबेस का कनेक्शन, डॉलर सेलेक्ट रो, ठीक है। अब आप यहाँ पर चेक करोगे कि भाई अगर इस वाली क्वेरी में रो आ रही है तो उसके लिए वो क्या था, फंक्शन माई एसक्यूएलआई अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर रोज। तो ये क्या चेक करेगा कि अगर इस वाली क्वेरी में एक भी रो आ रही है तभी चले, अदरवाइज ना चले, तो ग्रेटर देन 0। तो इस वाले हेड को हम ऊपर ले जाएंगे, ये लूप के बाहर रहेगा टेबल वाला सेक्शन। टेबल हमें लूप के बाहर ही रखनी है, तो ये टेबल यहाँ आ जाएगी, ठीक है। और टी भी ये एक बार रहेगा, बॉडी टीआर घुमानी है बस हमें, ठीक है। तो इसको भी ले जाओ, और फिर ये बॉडी रहेगी। अब ये सब जितने भी रिपीटर थी हटा दो यहाँ से। अब यहाँ पर हम घुमाएंगे वाइल लूप, तो वाइल ये डाटा जितनी बार आएगा उतनी बार ही घूमे, तो डॉलर एफ फेच रोज इज इक्वल टू माई, उसके लिए फंक्शन होता है माई एसक्यूएलआई अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एसोसिएट, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा डॉलर क्वेरी रो। भाई जितनी बार भी डाटा आता है, जितनी भी रो आए, रो बाई रोइज ये लूप घूमता रहे, ठीक है। अब जितने भी रोज होंगी आपको अपनी बार ये लूप घूम जाएगा। नीचे देखो कितनी थी, 3, रिफ्रेश करो, 3 थे, 3 बार हो गया। अब नेम दिखाना है तो सिंपल सा है, कुछ नहीं करना, php इको डॉलर फेच रोज और की का नाम डाटाबेस की, ईमेल, बस। जितने भी कॉलम दिखाने हैं ऐसे, बस आपको कुछ नहीं करना, एग्जाम्पल सेट वो कर दो बस, एग्जाम्पल सेलेक्ट, ठीक है। ऐसी एग्जाम्पल मल्टी सेलेक्ट, एग्जाम्पल मल्टी, तो आपका डाटा चल जाएगा, देखो, ठीक है। और आपको ये चाहिए कि सबसे लेटेस्ट जो डाटा गया है वो दिखे, तो देखो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, सिंपल तरीका ये है, आप ऑर्डर बाय चलाओ। कैसे? ऑर्डर बाय आईडी डेस्क। अब ऑर्डर बाय आईडी डेस्क का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो आपने क्वेरी चलाई ऑर्डर बाय आईडी डेस्क, तो ये क्या करेगा कि आपकी जो भी डिसेंडिंग आईडी को डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देगा। मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब जो भी सबसे बड़ी होगी वो पहले आ जाए। अब क्योंकि आपकी आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, तो सब जाहिर सी बात है जो सबसे लास्ट होगी वो सबसे बड़ी होगी, तो ये होगा। तो इस वजह से क्या होगा, जो भी आपकी सबसे बड़ी आईडी होगी वो पहले आ जाएगी। तो ऑर्डर बाय आईडी डेस्क इसलिए हम लगाते हैं, ठीक है। या फिर आप इंसर्ट डेट के अकॉर्डिंग भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका। और दूसरा आपको डेट फॉर्मेट में दिखानी है, बट डाटाबेस में देखो ऐसे जा रही है, इंसर्ट अंडरस्कोर, ऐसे पता नहीं चल पाएगा, इंसर्ट अंडरस्कोर डेट। अब आपको डेट फॉर्मेट दिखानी है अपने अकॉर्डिंग कि भाई मुझे सही से दिखानी है, फरवरी है मार्च है, तो कैसे करते हैं, उसमें डेट फंक्शन यूज करते हैं हम प्री डिफाइंड। उसमें डेट फंक्शन देखो ईयर, ठीक है, मंथ, ईयर स्लैश मंथ स्लैश डे, ठीक है। अब ये क्या करेगा देखो,
str2 टाइप। अब देखो ये फंक्शन होता है, देखो दिखा देना 25 फरवरी ईयर। अब आपको वैसे चाहिए फरवरी एफ, तो एफ कर दो। तो जनवरी फरवरी कौन सी डेट था, ठीक है। तो ये उसके लिए होता है फॉर्मेट। और आपको टाइम भी देखना है HIS, H आवर्स मिनट और सेकंड्स। तो 2:47 मिनट 45 सेकंड पे ये गया था। तो इस फंक्शन के थ्रू आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैं सारे मतलब रेफरेंस लिंक दे दूंगा जहाँ से आप ये सीख सकते हो, बट मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कैसे होता है। तो ये था हमारा क्लास जिसमें मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप बूटस्ट्रैप को यूज करके प्री डिफाइंड कंपोनेंट यूज कर सकते हो, और कैसे किसी भी लैंग्वेज मतलब एक PHP लैंग्वेज सर्वर साइड लैंग्वेज को यूज करके आप कैसे अपने पेज को डायनेमिक कर सकते हो, यूजर से इनपुट ले सकते हो, डीबी में सेव कर सकते हो, और उस डीबी में सेव करके उसको आप दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा डेमो कि आप कैसे कर सकते हो। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा आपको इसके एडवांस लेवल पे ले जाऊंगा कि क्या क्या मतलब होता है, कैसे कैसे डीबी में क्या नॉर्मलाइजेशन होते हैं, कैसे कंसेप्ट होते हैं जिसके थ्रू आप डीबी बनाते हो। अब 2 कॉलम बनाऊंगा जिसमें आप इनर जॉइंस लगाऊंगा, जिससे आपको जॉइंस का कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि आप 2 टेबलों कैसे मर्ज कर सकते हो, और कैसे डाटा बल्क डाटा को स्प्लिट कर सकते हो छोटी छोटी चीज़ों में। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और मैं ट्राई करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जल्दी से जल्द अपलोड कर सकूँ इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।